नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो जैसा कि आपको मैं बता दूं, हमने अपना ज्योग्राफी का न्यू कोर्स स्टार्ट कर दिया था क्लास 12th का। उस न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको टोटल 5 चैप्टर करा रखे हैं। ठीक है, वैसे तीसरा आपका डिलीट है, तो टोटल मैंने आपको 4 चैप्टर करा रखे हैं और इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा रखे हैं। ठीक है, तो आज हम छठे क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, यानी छठा जो हमारा चैप्टर है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो छठा जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है द्योतक क्रियाएं या फिर द्योतक क्रियाएं। ठीक है, इसे हम क्रियाकलाप भी कह देते हैं। तो शुरू करते हैं अपना ये चैप्टर। और आपको मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे आओगे तो आप वहां पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे आपको एक ब्लैक कलर का आइकन दिखेगा, आप जब इस पर क्लिक करोगे तो एक नोटिफिकेशन का बेल ओपन हो जाएगा, उस पर आप क्लिक कर देना। ठीक है, उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जब वीडियो मैं डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन यानी उसका मैसेज आपके पास सबसे पहले आएगा। और जब आप प्ले लिस्ट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे प्ले लिस्ट मिल जाएंगे, तो इस पर आप कोई सा वीडियो देख सकते हो। मान लो अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, ज्योग्राफी का क्लास 12th का। अगर आपके पास हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो क्लास 12th के लिए न्यू कोर्स। अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस है तो आप न्यू कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपके पास फिजिकल है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। आप स्क्रॉल करोगे तो नीचे तो आपको हिंदी का भी दिख जाएगा, तो आप हिंदी इलेक्टिव का भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और आपको कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो इंस्टाग्राम के माध्यम से। इसका यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। आप जब यहाँ प्रोफाइल वाले सेक्शन पे जाओगे तो आपको फोटो दिख जाएगा, और बाकी यहाँ पे आपको एक लिंक दिखेगा, वो रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल का। ठीक है, आप मुझे फॉलो करना ना भूलें और आप मुझसे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आगे चलते हैं। और आपको मैं बता दूं, हमारा टेलीग्राम ऐप पर एक ग्रुप है, आपने इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन करें। ठीक है, इसका यूजर नेम या फिर इसका जो ग्रुप का नाम है वो है A.K NCERT स्टडी पॉइंट। ठीक है, जब यहाँ पे आप सर्च करोगे तो ऊपर एक ग्रुप ओपन हो जाएगा जिसका नाम रहेगा A.K NCERT स्टडी पॉइंट। ठीक है, और इसमें फोटो कुछ इस प्रकार से रहेगा, और यहाँ पे जब आप क्लिक कर दोगे तो ज्वाइन का ऑप्शन नीचे आ जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना। तो आगे चलते हैं। तो पहले आप ये जान लो कि इससे पहले मैंने आपको कौन कौन से चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा रखे हैं। ठीक है, आपका जो पहला चैप्टर था उसका नाम था मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, इसका इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा रखा है। विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि दूसरा चैप्टर आपका था, इसका इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा रखा है। ठीक है, और जो आपका चौथा चैप्टर था मानव विकास, इसका इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रखा है मैंने। और जो आपका पांचवा चैप्टर था उसका नाम था प्राथमिक क्रिया, ये मैंने आपको करवा रखा है चैप्टर भी और इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी। ठीक है, तो आप इन वीडियो को जरूर से जरूर देखें। तो आगे चलते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, आपका पहला प्रश्न बन जाता है कि द्योतक क्रियाएं क्या है ना। आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि द्योतक क्रियाकलाप या द्योतक क्रिया क्या है। तो देखो, द्योतक क्रिया का मतलब होता है विनिर्माण, यानी कोई भी मान लो कच्चा माल है, उसको हमने कोई टेक्नोलॉजी से, ठीक है, कुछ तकनीक लगाकर उसको मूल्यवान वस्तु के रूप में बदल दिया। मान लो आम है, आम को हमने बना दिया, आम एक कच्चा माल है, उसको हमने अचार, उसको एक तरह से हमने उसमें मसाला मिलाया, तेल मिलाया और अचार बना दिया। तो वो जो कच्चा माल था आम, उसकी वैल्यू यहाँ पे बढ़ जाती है। इसी को कहते हैं द्योतक क्रियाकलाप, है ना। विनिर्माण कह देते हैं इसमें, दोबारा वस्तु को एक तरह से कच्चे माल को बदल देना विनिर्माण कहलाता है। देखो, द्योतक क्रियाओं के द्वारा प्राकृतिक संसाधन जो है उसका मूल्य बढ़ जाता है। प्राथमिक में आप क्या समझते हो कि उसमें मूल्य बहुत कम रहता है, कच्चा माल रहता है उसमें, लेकिन द्योतक में जो मूल्य है ना वो पूरा बढ़ जाता है ना। मनुष्य अपने कौशल, तकनीक, पूंजी, श्रम की सहायता से कच्चे माल को उत्पाद में बदल देता है। अब यहाँ आप ऐसे नहीं समझोगे, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। जैसे मान लो आपको मैं कहूँ तो गन्ना है, ठीक है, गन्ना एक कच्चा माल है, प्राथमिक क्रिया में हमने गन्ना को प्राप्त किया, प्राथमिक। ठीक है, अब हमने जो है प्राथमिक में इसको प्राप्त कर लिया, अब इस पे हमने तकनीक लगाया, टेक्नोलॉजी लगाया। ठीक है, टेक्नोलॉजी लगाया और इसको हमने मूल्यवान वस्तु के रूप में बदल दिया, बहुत ही मूल्यवान हो गया। तो कैसे बदला? गन्ने को हमने चीनी बना दिया, है ना।
हमने इसको चीनी बना दिया। बताओ गन्ने का वैल्यू बहुत कम है, लेकिन जब हमने इसको मूल्यवान वस्तु के रूप में बदला यानी चीनी में बदल दिया तो इसका मूल्य बढ़ गया। इसी को कहते हैं हम द्योतक क्रियाकलाप, और ये जो गन्ना है इसको हम कहते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप। ठीक है, क्रिया का मतलब होता है काम, प्राथमिक मतलब होता है बहुत ही छोटे लेवल का काम। द्योतक में बढ़ जाता है, तृतीयक में और वैल्यू बढ़ जाता है। ठीक है, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो उसमें और एक तरह से क्रियाएं बढ़ती चली जाएंगी। तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है ना। तो यहाँ पे आपका मान लो ये कपास से धागा बनाना, फिर उससे कपड़े बना देना। मान लो कपास एक कच्चा माल है, उससे हमने धागा बना दिया, फिर जाके उससे हमने कपड़ा बना दिया। बताओ आप कपास का वैल्यू बिल्कुल कम है, लेकिन कपड़े का वैल्यू कितना हैवी है। मान लो आप जीन्स लेने जाओगे तो 350 का, स्वेटर लेने जाओगे तो 500 का, जैकेट, ऐसे एक तरह से आप समझो इसमें कुल मिलाकर वैल्यू बढ़ गई। इसी को कहते हैं हम द्योतक क्रियाकलाप। मान लो गन्ने से चीनी बना दिया, आलू से चिप्स बना दिए। मान लो आलू है, आलू एक कच्चा माल है, अब इसको हमने मसाला लगाकर चिप्स बना दिया तो चिप्स की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। कोई मान लो आदमी है, उसने आलू लाया 5 रुपए किलो। ठीक है, आलू 5 रुपए किलो, अब उसने चिप्स बना दिया। अब 10 रुपए का जो है 100 ग्राम चिप्स वो बेचता है, तो बताओ उसको कितना प्रॉफिट होगा। यानी आप समझ गए, आलू का वैल्यू यहाँ पे बढ़ जाता है। इसी को कहते हैं हम द्योतक क्रियाकलाप। ठीक है, पर इसमें क्या क्या लगता है, इसमें कौशल लगता है, तकनीक लगती है, पूंजी लगता है, श्रम लगता है। इन सब के सहायता से बनता है हमारा द्योतक क्रियाकलाप, यानी मूल्यवान वस्तु या फिर विनिर्माण, है ना। तो ये होता है। यहाँ पे आपने ये समझ लिया कि जो द्योतक क्रियाकलाप है इसका अर्थ क्या होता है। तो आप दोबारा समझो, देखो ये जो आपका द्योतक क्रियाकलाप है ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखो। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग से क्या अभिप्राय है। ठीक है, क्या अभिप्राय है। देखो विनिर्माण का अर्थ होता है किसी भी वस्तु का निर्माण करना। किसी का कैसे, मान लो लोहे से कुछ बना दिया, ठीक है, प्लास्टिक से खिलौने बना दिए, कंप्यूटर से आदि से सूक्ष्म घटकों को जोड़ना, ठीक है, और बाकी अंतरिक्ष यान का निर्माण कर दिया, इसको कहते हैं हम विनिर्माण, है ना। मान लो लोहा है, कच्चा है, एकदम टूटा हुआ है, उसको हमने वेल्डिंग किया, वेल्डिंग करके मान लो उसका चेयर बना दिया, है ना। ऐसे कुछ मान लो, ऐसे कुछ इस प्रकार से चेयर होता है, ऐसे यहाँ पे कुछ ऐसे लगा रहता है। तो मान लो हमने चेयर बना दिया, तो इसका जो वैल्यू है वो यहाँ पे बढ़ गया, मूल्य जो है वो बढ़ गया। इसी को हम कहते हैं विनिर्माण। ठीक है, तो ये होता है इसका उदाहरण में आप ये सब देख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चरिंग जो है इसको हम कहते हैं इंग्लिश में, और विनिर्माण इसको कह देते हैं। ये आपका एक बार फिर बताता हूँ, ये आपका इंपॉर्टेंट है। जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो कुल मिलाकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, अगला प्रश्न पे। देखो अगला हमारा प्रश्न बन जाता है कि जो विनिर्माण है वो सभी प्रक्रियाओं में कुछ सामान्य विशेषता होती है। जैसे मान लो शक्ति का प्रयोग लगता है, मान लो कोई लोहा है, उसको लोगों ने वेल्डिंग करके चेयर बना दिया। अब चेयर बनाया है लेकिन उसमें मेहनत भी तो लगेगा, है ना। तो ये होता है चेयर बनाने में मेहनत, ये हो जाता है, शक्ति का प्रयोग हो जाता है हमारा। एक ही प्रकार की वस्तुओं का विशाल उत्पादन, ठीक है, विनिर्माण मशीनरी के द्वारा, पुराने साधनों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो विनिर्माण है उसकी जो सभी प्रक्रियाएं हैं उनमें कुछ सामान्य विशेषताएं होती है। कुछ एक तरह से कहीं तो विशेषता होती है, कुछ सामान्य तौर पे, जैसे शक्ति अधिक लगता है, आपको पता होगा, है ना। एक ही प्रकार की वस्तु का विशाल उत्पादन भी होता है। विनिर्माण मशीनरी के द्वारा, पुराने साधनों के द्वारा इसको किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा। ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो बताऊंगा इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे आपका आ जाता है कुटीर उद्योग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में आ रखा है। अगर आप पिछले साल का बोर्ड एग्जाम का पेपर उठाओगे तो उसमें भी एक क्वेश्चन सेम टू सेम मिलेगा। आपको मैं बता दूं, आपका जो बोर्ड एग्जाम होता है वो सेट वाइज आता है। ठीक है, सेट ए ऐसे भी आ सकता है, सेट 1 भी आ सकता है, या सेट ए भी बोल देते हैं। सेट 1, सेट 2, सेट 3। अब आप सोचो
ये 3 प्रकार के आपके सेट आ जाते हैं पेपर के। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इसमें भी वही रहता है, इसमें भी वही रहता है, इसमें भी वही रहता है, बस आगे पीछे रहता है। इसके में मान लो ये जो कुटी वाला उद्योग क्वेश्चन है, ये रहता है इसमें 30 नंबर पे, लेकिन इस पे रहता है 2 नंबर पे, इस पे रहता है 25 नंबर पे। ऐसे मान लो आगे पीछे हो सकता है। और कुछ क्वेश्चन मैं कहूँ तो ऐड भी होते हैं, इसमें वो नहीं मिलेगा तो इसमें ये मिल जाएगा, इसमें अलग मिल जाएगा। तो आपका कोई सा भी सेट आपको मिले तो मैं कहता हूँ ये गारंटी के साथ कि ये क्वेश्चन आपका इस सेट में कहीं ना कहीं रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको देख लेना। तो बात करते हैं हम कुटीर उद्योग से क्या अभिप्राय है, इसकी कोई मुख्य विशेषता बताओ। देखो कुटीर उद्योग जो होता है बहुत ही छोटे पैमाने में लगता है, मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊं आपको। तो देखो बहुत ही छोटे पैमाने में लगता है, इसमें मजदूर की आवश्यकता थोड़ी सी अधिक हो जाती है क्योंकि इसमें मशीन की आवश्यकता कम होती है। ठीक है, ये छोटे आकार में फैला हुआ होता है, इसमें पैसे कम लगते हैं, मशीन कम लगते हैं, वैज्ञानिक तकनीक कम लगती है। इसमें आप पॉइंट अपने मन से बना सकते हो, इसमें कोई रट्टे मारने वाली काम तो है नहीं, है ना। तो देखो कुटीर उद्योग ऐसे उद्योग को कहा जाता है जिनमें लोग अपने परिवार के सदस्य के साथ मिलकर स्थानीय कच्चे माल की सहायता से अपने घर पर दैनिक उपयोग की वस्तु का निर्माण करते हैं। ठीक है, मान लो एक तरह से मैं कहूँ तो एक तरह से मान लो घर पे कोई भी ऐसा काम हो, वो एक तरह से चिप्स बनाना है ना, या अचार बनाना, ये छोटे उद्योग होते हैं जो घर में ही चलाए जा सकते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं हम कुटीर उद्योग, यानी छोटे पैमाने वाला उद्योग। ठीक है, इसको आप कैसे समझोगे, इसमें कुछ कॉमन पॉइंट है। जैसे आपसे पूछे कुटीर उद्योग जहां आ जाए वहां आप पहला पॉइंट लिख देना, ये छोटे पैमाने पर फैला हुआ, या फिर ये आप कह सकते हो जीवन का बहुत ही छोटा सा अंश होता है ये कुटीर उद्योग, ऐसा कह सकते हो, या बहुत ही छोटे पैमाने पे होता है। इसमें जो है ना, इसमें एक तरह से जो है डेली लाइफ वाला, या फिर मान लो रोज कोई भी चीज यूज होता है वो बनाया जाता है। रोज मान लो साबुन यूज होता है तो ये बना देंगे ये लोग, या कोई भी छोटा मोटा चीज जो होता है वो इसमें बनाया जाता है। इसी को कहते हैं हम कुटीर उद्योग, यानी छोटे पैमाने वाला उद्योग। अब यहाँ पे आप समझ लो कुटीर उद्योग का मतलब, क्योंकि इसके आगे जो है बड़े पैमाने वाला उद्योग आएगा तो उनके साथ इनका कंपैरिजन भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको पॉइंट समझना है। मान लो कुटीर उद्योग की विशेषता पूछ रहा है तो आप कुटीर उद्योग की ही लिखोगे। अगर बड़े पैमाने की पूछ रहा है तो इसमें से उल्टा हो जाएगा, यहाँ छोटे पैमाने वाला है यहाँ बड़ा पैमाना हो जाएगा, या पैसे कम लगते हैं ज्यादा लगेंगे, मजदूर अधिक है यहाँ कम है, यहाँ पे तो अधिक है यहाँ पे थोड़े कम है, यहाँ मशीन की आवश्यकता अधिक है, पैसे ज्यादा लगते हैं, क्षेत्र बड़ा है। ये पॉइंट इन दोनों के साथ कंपेरिजन होगा, तो आप इनको समझ लो कुटीर उद्योग को, इंपॉर्टेंट है बहुत। देखो कुटीर उद्योग जो है इसकी मुख्य विशेषता क्या है, मान लो यह घरों में शुरू किए जा सकते हैं, ज्यादा पैसे नहीं लगते, पूंजी और परिवहन के साधन इन उद्योगों को प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक है, नहीं करते हैं प्रभावित, पूंजी प्रभावित नहीं करता है, इसमें पैसे की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा गाड़ी घोड़ा नहीं चाहिए, परिवहन नहीं चाहिए। मान लो ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि आपको बाइक से 200 किलोमीटर जाना पड़े, कार से जाना पड़े, ऐसा कुछ नहीं, घर में बना सकते हैं। कच्चा माल एवं बाजार दोनों ही स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो जाते हैं। इसमें भारी मशीन की आवश्यकता नहीं होती, हाथ के साधन औजार के उपयोग आते हैं। ऐसे उद्योग को शुरू करने के लिए बहुत अधिक राशि की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं हैं, आप इसको, ये पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान में आ जाएंगे, इंपॉर्टेंट है एक तरह से, ज़्यादा इसमें ऐसा पॉइंट नहीं है कि आपको याद ना हो, बहुत ही आसान पॉइंट है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आगे जो पॉइंट है हमारा, कुटीर उद्योग के कुछ उदाहरण दो, यानी कुटीर उद्योग में क्या क्या बनाए जाते हैं, इसके कुछ उदाहरण बताओ। देखो मोमबत्ती बना सकते हैं हम, घर में ही बना सकते हैं, पूंजी कम लगता है। ठीक है, क्षेत्र छोटा होता है, परिवहन की आवश्यकता कम होती है। ठीक है, मानव की आवश्यकता थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, पैसे कम लग जाते हैं। और मान लो अचार बनाना हो जाता है, कागज के थैले बनाना जिसे हम लिफाफा भी कह देते हैं। ठीक है, तो लिफाफा बनाना ये घर में बन जाता है, अखबार लाओ काटो और बनाओ, तो ये जो है कुटीर उद्योग में आता है। बांस की टोकरी बनाना, जो बांस का टोकरी देखते होगे ऐसा लगता है, ठीक है, इसमें ऐसे बना रहता है, लकड़ी जैसा आपको दिखेगा, तो ये भी घर में बनाया जा सकता है। तो इसको कहते हैं हम कुटीर उद्योग, यानी छोटे पैमाने वाले उद्योग। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो आगे चलते हैं। देखो आप बात करते हैं जो छोटे पैमाने के उद्योग हैं उसके बारे में जानकारी दीजिए, या कुटीर उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योग में अंतर। ठीक है, छोटे पैमाने के उद्योग की विशेषता। अब यहाँ पे ये समझ सकते हो आप, अगर कुटीर उद्योग का प्रश्न ना आए ना आपके बोर्ड एग्जाम में, तो ऐसे आएगा, कुटीर उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योग में अंतर स्पष्ट करो, है ना।
ज्यादा अंतर नहीं है, ये भी छोटा पैमाना ही है, और कुटीर उद्योग तो उससे भी छोटा पैमाना है। थोड़ा सा फर्क आपको दिख जाएगा, बस इससे ज्यादा नहीं दिखेगा। ठीक है, देखो यह कुटीर उद्योग से भिन्न है। इन उद्योगों में उत्पादन की तकनीक और निर्माण स्थल और कुटीर उद्योग से अलग हो जाते हैं। इस उद्योग में निर्माण स्थल घर से बाहर कारखाना होता है, इसमें छोटे पैमाने में। कुटीर में क्या होता है, छोटा होता है, वो तो घर में किया जाता है। इसमें भी स्थानीय कच्चे माल की एक तरह से आवश्यकता नहीं होती, जो हमारा छोटे पैमाने वाला होता है। बस अब ये ध्यान रखो, कुटीर बहुत छोटा होता है, लेकिन छोटे पैमाने वाला जो है थोड़ा सा बड़ा होता है कुटीर से, लेकिन होता है वो भी छोटा है। इस उद्योग में अर्ध कुशल श्रमिक और शक्ति के साधनों से चलने वाले जो यंत्र हैं ये चाहिए। ठीक है, इस उद्योग में रोजगार के अवसर अधिक होते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है। अब देखो बड़े पैमाने के उद्योग की विशेषता, बड़े पैमाने की आपको बताऊं तो बड़े पैमाने वाले जो उद्योग होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं, उसमें पैसे लगते हैं, ठीक है, माहौल लगता है, बाजार लगता है, मजदूर लगते हैं, मशीन लगते हैं, तकनीक लगता है। ये पॉइंट अपने आप बनते जा रहे हैं, मैं बना नहीं रहा हूँ, अपने आप बनते जा रहे हैं। क्यों बनते जा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर का पॉइंट पता है। ठीक है, अब देखो बड़े पैमाने के उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योग के बीच में अंतर, कुछ अंतर नहीं है, इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर आपको दिखेगा। पैसे इसमें ज़्यादा लगते हैं, इसमें कम लगते हैं। मजदूर इसमें ज़्यादा चाहिए, इसमें थोड़े कम चाहिए। इसमें क्षेत्र छोटा होता है, इसमें बड़ा होता है। इसमें बाजार का माहौल नहीं चाहिए, इसमें थोड़ा चाहिए। ऐसे ऐसे आप थोड़ा सा उल्टा उल्टा बता सकते हो, इसमें हाँ तो इसमें ना, इसमें हाँ इसमें ना, ऐसे पॉइंट बनते जाएंगे। ठीक है, अब इसके आगे प्रश्न आता है, बड़े पैमाने और छोटे पैमाने के उद्योग जो होते हैं उसमें अंतर क्या है। देखो बड़े पैमाने के उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योग में भिन्नता होती है, भिन्न होते हैं, ये ऑपोजिट, ये अलग है, ये अलग है, इन दोनों का आपस में मेल नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें विशाल बाजार, विभिन्न प्रकार का कच्चा माल, शक्ति के साधन, कुशल श्रमिक, विकसित प्रौद्योगिकी, अधिक उत्पादन, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। किसमें, बड़े पैमाने के उद्योग में। जो बड़े पैमाने आप समझ सकते हो, मान लो आप किसी कंपनी में काम करते हो, वो बहुत ही बड़ा उद्योग तो वो भी होता है, काम वहां पे भी वही चीज होता है, लेकिन वो बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है, क्षेत्र आप देख सकते हो बहुत ही दूर तक फैला रहता है, और मजदूर बहुत हो जाते हैं उसमें, मैनेजर भी होता है, ठीक है, मशीन होते हैं वहाँ। और देखो पिछले 200 वर्षों में इस प्रकार के उद्योग का विकास हुआ है। आप ऐसे देखोगे सन 1800 से 2000 के बीच में जो है इस उद्योग का विकास हुआ है। पहले ये उद्योग जो है ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोप में लगाए जाते थे। आप अमेरिका जानते होंगे, अमेरिका में बड़े पैमाने पे उद्योग जो है आज से 200 साल पहले लग चुके थे, लेकिन भारत में बहुत ही कम लगता था उस समय। लेकिन आज के समय में यह दुनिया के सभी भागों में हो गए हैं। दुनिया में आप मैप देखोगे तो यहाँ आपको भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, चीन, जापान, यहाँ आपको पूरा एरिया में आपको दिख जाएगा। तो यहाँ सभी में ये उद्योग होते हैं, कौन से, बड़े पैमाने वाले। ठीक है, अब देखो स्वामित्व के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण कीजिए। सार्वजनिक जो क्षेत्र है उसके उद्योग, निजी क्षेत्र, संयुक्त। देखो स्वामित्व यानी अपना पावर, ठीक है, अपनी पहुंच, इसको कहते हैं स्वामित्व के आधार पर उद्योग। ये 3 प्रकार के होते हैं, सार्वजनिक यानी सभी लोग आएंगे वहां, निजी अपना खुद का, संयुक्त मतलब वहां तो सरकार का भी भागीदारी होता है तो अपना भी होता है, इसको कहते हैं संयुक्त, है ना। देखो सार्वजनिक का मतलब होता है पब्लिक प्लेस, यानी एक तरह से पब्लिक, जनता जगह, पब्लिक प्लेस, ठीक है, जहां जनता आ सके, कोई भी आ सके, उसे कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग। इसमें सभी का अधिकार होता है। निजी पे अपना खुद का, प्राइवेट होता है। लेकिन संयुक्त में क्या होता है कि जो सार्वजनिक है और जो निजी है, इन दोनों का मिश्रण होता है हमारे संयुक्त में, है ना। ये मैं अपने लैंग्वेज बता रहा हूँ आपको, आप थोड़ा सा बुक के लैंग्वेज को समझ लो, इसमें क्या लिखा है। देखो सार्वजनिक क्षेत्र की बात करेंगे हम, यह उद्योग सरकार के अधीन होते हैं, ये सरकार के अंदर होते हैं, ये सार्वजनिक होता है, यानी सरकार का पहुंच होगा यहाँ पर। इन उद्योग का प्रबंध सरकार द्वारा किया जाता है। अब जब सरकार इसका हेड है, नेतृत्व जो है वो सरकार का है, तो कहीं ना कहीं उद्योग का प्रबंध करने में भी सरकार का ही हाथ है। समाजवादी जो देश हैं, जो समाजवादी विचारधारा को मानते हैं, समाजवादी विचारधारा, ये पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है, तो समाजवादी जो विचारधारा है, ये ऐसे उद्योग अधिक होते हैं, ठीक है, जो देश मतलब जो ये विचारधारा मानते हैं।
अब बात करते हैं हम अपने निजी क्षेत्र। निजी का मतलब होता है प्राइवेट। मान लो आपके पास एक फोन है, उसमें आपने अपना पासवर्ड लगा दिया और आपने कहा वो मेरा फोन है, प्राइवेट, जिसे हम निजी कहते हैं, है ना। निजी का मतलब होता है इसमें किसी का भागीदारी नहीं है, सिर्फ अपना खुद का भागीदारी है। इसको यूज सिर्फ जो है वो व्यक्ति करेगा जिसका मोबाइल है, इसको कहते हैं हम निजी। ऐसे उद्योग का मालिक कोई एक व्यक्ति या एक कंपनी होती है ना। मान लो मैंने कहीं उद्योग खोल दिया तो उसका मालिक कौन होगा, मैं होऊंगा। इस प्रकार से ऐसे उद्योगों का जो संचालन है वो निजी संगठन द्वारा किया जाता है। मान लो मेरा ग्रुप है, हम सब ने मिलकर एक उद्योग खोला, तो यहाँ पे हम लोग का एक संगठन होगा, एक कदम निजी मामला होगा, ठीक है। पूंजीवादी जो देश हैं, पूंजीवादी विचारधारा को मानने वाले, ऐसे उद्योग अधिक वहां पे होते हैं, ठीक है। भारत में टाटा, बिरला, ठीक है, रिलायंस इसके उदाहरण है। इन लोग का ये जो आपको दिख रहा है टाटा, बिरला, ये सभी निजी क्षेत्र हैं, निजी उद्योग हैं, ठीक है। इनका खुद का वहां पे स्वामित्व होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को वर्गीकरण कीजिए। तो यहाँ 3 उद्योग आएंगे हमारे, सार्वजनिक, संयुक्त और निजी। तीनों बिल्कुल इजी है। सार्वजनिक यानी पब्लिक प्लेस, निजी यानी खुद का, संयुक्त मतलब यानी वहां पे थोड़ा सार्वजनिक भी होता है और थोड़ा निजी भी होता है, दोनों का मिश्रण होता है वहां पे। अब बात करते हैं संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। देखो इन उद्योग का संचालन सरकार और निजी कंपनी मिलकर करती है, क्योंकि संयुक्त होता है, निजी और सार्वजनिक के बीच का मामला होता है, मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। ये सभी जो आपको दिख रहे हैं ये इसके उदाहरण है, एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्वामित्व के आधार पर उद्योग खत्म होता है। अब बात करते हैं स्वच्छंद उद्योग। अब देखो ये आपका द्योतक क्रियाकलाप है, यानी इसमें उद्योग लग जाते हैं, ठीक है, उद्योग लग जाते हैं आपके। और प्राथमिक में क्या होता है, पशुपालन होता है, खेती होता है, कृषि होता है, ये सब होते हैं। प्राथमिक मतलब मान लो आप पहली क्लास में पढ़ते थे, वो पहली से 5वीं तक, इसे हम कहते हैं प्राथमिक। इसमें आपका विकास नहीं हुआ, ठीक है, आप 5वीं क्लास तक हो। 6ठी से 12वीं तक आप द्योतक में जाते हो, उसमें थोड़ा विकास होता है, इस प्रकार से। तो देखो स्वच्छंद उद्योग का नाम समझो। देखो स्वच्छंद का मतलब होता है साफ सुथरा, जो उद्योग प्रदूषण ना करे, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा ना दे, उसको कहते हैं स्वच्छंद उद्योग। उद्योग का मतलब होता है फैक्ट्री, जहां जनता काम करते हैं, पब्लिक आते हैं, काम करते हैं, ठीक है, पैसे मिलता है, उसे कहते हैं उद्योग। स्वच्छंद का मतलब साफ सुथरा उद्योग। देखो स्वच्छंद उद्योग जो है वो व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं। यह किसी विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते, कोई भी कच्चा माल को ज्यादा निर्भर नहीं रहते इनको ऊपर। यह उद्योग जो है वो संगठन, पूर्जों पर निर्भर रहते हैं और जो कहीं से भी प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। इसमें उत्पादन कम मात्रा में होता है और श्रमिकों की भी आवश्यकता बहुत कम होती है। यह प्रदूषण नहीं फैलाते, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसकी विशेषताओं में। आप सबसे पहले ये लिखोगे स्वच्छंद उद्योग जो है वो प्रदूषण नहीं फैलाते। ये इनका नाम देखो, ये उद्योग प्रदूषण क्यों नहीं फैलाते हैं, क्यों, इसलिए तो इनका नाम रखा गया है स्वच्छंद उद्योग, ठीक है। तो ये आप पहचान सकते हो। अब हम बात करते हैं आगे जो हमारे प्रश्न हो जाते हैं वो। अब देखो प्रश्न, उद्योग की स्थापना को प्रभावित करने वाले जो कारक है। देखो उद्योग की हम स्थापना कैसे करेंगे, मुझे मान लो उद्योग खोलना है तो मुझे क्या चाहिए, तो कुछ ना कुछ प्रभावित करेगा। क्वेश्चन पूछने का लैंग्वेज आप समझो। देखो उद्योग की स्थापना, जो हम स्थापना करेंगे उसको प्रभावित करने वाले कारक। देखो अब मुझे उद्योग खोलना है तो मुझे क्या चाहिए, पैसे चाहिए, लेबर चाहिए, कच्चा माल चाहिए, सभी आपके पॉइंट बन जाएंगे, आंसर बन जाएगा। ये मान लो 5 नंबर में आ जाए, आसान सी। देखो भूगोल का लैंग्वेज है, भूगोल सब्जेक्ट, इसमें आप थोड़ा तुक्का मार सकते हो, थोड़ा बन सकता है इसका आंसर, ठीक है। देखो उद्योग की स्थापना को प्रभावित करने वाले पैसे, बाजार, ठीक है, श्रम, ये सब आ जाएगा, मजदूर, ये सब आ जाएंगे, ठीक है, मशीन, यंत्र, वैज्ञानिक तकनीक, ये सभी हम चाहिए तभी तो उद्योग खुलेगा, ऐसे नहीं खुल सकता। उद्योगों को स्थानीयकरण किन तत्वों पर निर्भर रहता है। स्थानीयकरण पूछ रहा है, क्वेश्चन वही है, पूछने के तरीके में बदलाव है, ठीक है। देखो सभी क्वेश्चन पूछने का तरीका वही है, मतलब तरीका अलग है, क्वेश्चन वाले एक ही है। इसी क्वेश्चन को आपको इस लैंग्वेज में पूछ सकते हैं या इसमें पूछ सकते हैं। अगर आपको इसका आंसर आता है या फिर आपने ये पढ़ रखा है तो आप कोई भी चीज को पकड़ लोगे। यहाँ पूछा संसार के उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने का अलग। देखो चीज वही है, पूछ वही रहा है, इसमें भी वही पूछ रहा है, इसमें भी वही पूछ रहा है, पूछने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज है, बाकी आंसर एक ही बनेगा इन सबका, ठीक है। आप देख सकते हो भूगोल में थोड़ा लैंग्वेज बदल देते हैं, क्वेश्चन वही रहता है, पूछने का तरीका बहुत होता है। देखो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक हमारे 2 रूप से होते हैं।
पहला हमारा भौतिक हो जाता है। भौतिक में कच्ची माल आ जाएंगी, अनुकूल जलवायु, एक तरह से पर्यावरण के ऊपर ये लोग ढल जाते हैं। मानवीय यानी मानव, मानव के कारक, कुछ मान लो श्रम आ गया, मजदूर। पूंजी यानी पैसा, परिवहन के साधन, बाजार, मान लो शायद बाजार ही नहीं तो मैं, मान लो मुझे उद्योग खोलना है तो मैं जंगल में थोड़ी उद्योग खोलूंगा। जंगल में अगर मैं उद्योग खोलूंगा तो कोई फायदा होगा? नहीं होगा, क्योंकि वहां पे बाजार वाला माहौल ही नहीं है। अगर मैं बाजार में खोलूंगा तो मेरा कुछ सामान बिकेगा, मजदूर आएंगे। तो ये बाजार भी एक प्रमुख कारण बन जाता है हमारे मानवीय का। ठीक है, इसमें रटने वाला कोई चीज नहीं, इसमें नॉर्मल सी बातें हैं ये। आप ऐसा सोचो कि आपको उद्योग खोलना है तो आपको क्या क्या चीज चाहिए, बस वही उसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, और सरकारी नीतियां, मान लो आप उद्योग खोल रहे हो तो सरकार के बिना, मतलब उनकी नीतियां के बिना खोलोगे तो आप जेल में चल जाओगे, यानी एक गुनाह हो जाएगा, वो अपराध उसको कहते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की नीतियां चाहिए वहां पर। ठीक है, ये हमारे मानवीय कारण है। अब प्राकृतिक रूप से क्या चाहिए? कच्चा माल की उपलब्धता। मान लो प्रकृति में कच्चा माल है ही नहीं, खेती नहीं हो रहा, आलू नहीं उग रहे, गोभी नहीं उग रहा, ठीक है, गन्ना नहीं उग रहा, तो हम कैसे काम करेंगे? अनुकूल जलवायु, जलवायु मान लो उल्टा पुल्टा है, ठीक है, ठंडी गर्मी कभी कुछ, तो ऐसा। और जो हमारा जल की उपलब्धता, ये मेन है। अगर मान लो जल ही नहीं है तो कैसे काम चलेगा? शक्ति के साधन, ये हो जाएगा। यानी आप ही सोचो, अगर आपको उद्योग खोलना है तो आपके लिए क्या क्या आपको चाहिए, उसके लिए आपको क्या चाहिए, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। वीडियो मेरे हिसाब से थोड़ा लंबा बन चुका होगा, ठीक है, तो लंबा बन रहा है लेकिन आपको समझ में आ जाए तो सही चीज है। अब हम बात करते हैं, देखो, लौह इस्पात। लौह इस्पात उद्योग से क्या अभिप्राय है? आधारभूत उद्योग से क्या समझते हैं, या फिर भारी उद्योग से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन है। देखो, लौह इस्पात उद्योग सभी उद्योगों का आधार है, ठीक है, इसलिए इसे आधारभूत उद्योग भी कहते हैं। देखो, क्वेश्चन वही है, पूछने का तरीका तीन तीन था वहां पर। इस उद्योग, इसको ये भी कहते हैं, यह आधारभूत इसलिए है क्योंकि यह अन्य उद्योगों, जैसे मान लो मशीन, औजार, ये सब से एक तरह से प्रयोग किए जाते हैं इनका, इनको कच्चा माल प्रदान करता है। ठीक है, लौह इस्पात उद्योग को भारी उद्योग भी कहते हैं, बहुत भारी होता है क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में भारी भरकम कच्चा माल उपयोग किया जाता है। इस एवं इसके जो उत्पादन है वो बहुत ही भारी होते हैं। ठीक है, बहुत सारा उत्पादन होता है इनसे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो खत्म हो जाता है। अगर वीडियो लंबा बना है तो आप, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो लंबा बनाने का मकसद रहता है आपको समझ में आना। अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो 1 घंटे का भी बनेगा तो उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखें। अगर लंबा भी है तो कोई बात नहीं, आप देखना पूरा तो आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अगर आपने ये 2 काम नहीं किया तो आप अपने आप को धोखा दोगे। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।